वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है भारत पर कब्जा करने के लिए जो है शेयर बाज़ार बनाया गया। तो असल में शेयर बाज़ार जो है यूरोप के लोगों ने जो है भारत पर कब्जा करने के लिए ही बनाया था। लेकिन आज जो है ये दुनिया की इकोनॉमी की जो है एक बड़ी बैकबोन हो चुकी है। तो पूरी डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा हमको ज्योग्राफी और हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो भारत जो है एक समय बहुत ही समृद्ध देश हुआ करता था। दुनिया की 35% जीडीपी अकेली भारत की हुआ करती थी। तो भारत के साथ जो है बहुत बड़ा ट्रेड जो है पूरी दुनिया का हुआ करता था। तो उस समय क्योंकि समुद्री मार्गों का उतना विकास नहीं हुआ था, तो अधिकतर ट्रेड जो है वो होते थे ज़मीन के रास्ते से। और ज़मीन के रास्ते से जो होते थे वो इस क्रिटिकल पॉइंट से निकलते थे जिसको बोलते हैं हम एशिया माइनर, इस रास्ते से। अब इस रास्ते पे क्या हुआ, यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया, यहाँ पर उनने कब्जा कर लिया। और उनके कब्जा करने के कारण क्या था कि यूरोप वाले जो है अब यहाँ पर भारत के साथ सीधा ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो अब टर्की जो है वो क्या करने लगा, वो सामान का रीसेलर बन गया कि भारत से सामान आया, इन्होंने ले लिया या उस पर मोटा टैक्स लगा दिया, फिर वो जो है वो यूरोप में बेचते थे। तो यूरोप वाले सीधे व्यापार अब भारत के साथ नहीं कर पा रहे थे। तो इस समस्या के कारण क्या हो रहा था कि पूरे यूरोप में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बहुत महंगा जो है बेच रहे थे, मनमांगे भाव पर बेच रहे थे। और मजबूरी थी इनकी कि कोई दूसरा इनके पास विकल्प था नहीं। तो यहाँ पर टर्की ने कब्जा किया और इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, और इसी के कारण जो है यूरोप में महंगाई बढ़ी, समस्याएं आई। फिर यूरोप के लोगों को लगने लगा कि हमें भारत पर पहुंचने का एक दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे शुरू होती है एक्सपेडिशन, समुद्री मार्ग ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले जो है इस काम के लिए आगे आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ये कई लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको अपना प्लान पेश करते हैं कि इस तरीके से जो है हम जहाज बनाएंगे और इस तरीके से जो है भारत को ढूंढने जाएंगे, समुद्री मार्ग हम जो है बनाएंगे, मैपिंग करेंगे उसकी, और फिर वहाँ से जो है व्यापार करेंगे। तो ये पेशकश लेके जो है कई लोगों के पास गए, पुर्तगाल के राजा के पास गए, कई और के पास गए, सब ने जो है इनको मना कर दिया। अब एक थी स्पेन की रानी ईसाबेला, इनके पास जब गए तो इनको जो है इनका प्रस्ताव अच्छा लगा और ये तैयार हो गई कि आपके काम पे हम पैसा लगाने को तैयार हैं। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि जो भी कमा के लाओगे उसका 90% हम लेंगे, 90% जो है हम लेंगे और आपको मिलेगा सिर्फ 10%। ये तय हुआ। और जहाज का खर्चा, सैनिकों का खर्चा जो है वो उठा लेंगी, लेकिन बाकी खर्चे का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। तो ये इंतजाम हो जाए इसके लिए इन्होंने वहाँ के जो भी पादरी वगैरह थे उनको कह दिया कि इनके समर्थन में कुछ बयानबाजी कर दो। तो पादरियों ने जो है बयानबाजी कर दी कि ये जो है ईसाइयत को दुनिया भर में फैलाने के लिए जा रहे हैं, ईसाइयत के खिलाफ जो भी है, जो भी दुश्मन है क्रिश्चियनिटी के, उनके खिलाफ जो है ये लड़ेंगे, इसलिए इन लोगों का साथ दीजिए, तो इनको दान दीजिए। तो लोगों ने दान में खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह जो है खूब दे दिए। तो इससे जो है इनका पूरा इंतज़ाम हो गया। तो इस तरीके से कोलंबस की जो है फंडिंग हो गई। अब दिक्कत क्या हुई कि कोलंबस जो है वो भारत पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन पहुंच गए अमेरिका, गलती से जो है वो पहुंच गए वहां पे। तो ये कहानी एक अलग है, आप इसको जानते थे। इसके बाद क्या होता है कि कोलंबस जो है अमेरिका के पहुंच जाते हैं, वहां से भी अच्छी खासी लूट करते हैं, पैसा बना के लाते हैं। तो उधर का जो राज परिवार था वो जो है, जो डील थी कि 10% जो है आप लोगे, 90% हम लेंगे, उन्होंने उस डील को भी नहीं माना। उन्होंने पूरा 100% पैसा जो है रख लिया और कोलंबस को कुछ भी नहीं दिया, सब छीन लिया और बाद में उसको मरवा भी दिया। तो इसके कारण क्या हुआ, जितना भी व्यापारी वर्ग था उसमें अब असंतोष आ गया। उसको राजशाही पे जो है पूरी तरह से भरोसा उठ गया कि अगर हम जो है इनके भरोसे रहेंगे तो ये पूरा ले लेंगे, हमारा कुछ नहीं होना जाना। अब इसी का कोई तोड़ निकालना था कि कैसे जो है हम दूसरे देश में जाने की, वहाँ खोज करने की, वहाँ पर बिजनेस सेटअप करने की जो है, हम कैसे जो है उसके लिए पैसे का इंतजाम करें, क्योंकि एक आध व्यापारी तो इसको फंड कर नहीं सकता था, बहुत बड़ा खर्चा होना था। तो यहाँ पे शुरुआत हुई कंपनी बनाने की। कंपनी बनाई गई
और उसके जो है टुकड़े किए गए उसकी हिस्सेदारी के, जिसको शेयर बोला जाता है। और वो ऑफर किया गया कि जो जो भी व्यापारी इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं वो पैसा लगा सकता है अपनी क्षमता के अनुसार, जितने चाहे जो है वो शेयर ले सकता है। तो एक पहला जो आईपीओ आया था ऑफिशियली, वो आया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसमें 1100 कुछ लोगों ने जो है निवेश किया था। इतने कुछ जो है इनके इन्वेस्टर थे इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये कंपनी जो है कई देशों में गई, वहाँ कब्जे किए, बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत ऊंचे जो है इसके शेयर के भाव गए। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गई, इस तरीके से कई देशों में कब्जा किया, वहाँ से लूट पूट प्लाट की, पैसा कमाया। उसके कारण इसके शेयर के भाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़े, इतने बढ़े कि 1637 में ये कंपनी का जो मार्केट कैप था वो 7.9 ट्रिलियन डॉलर का हो गया था। सोचिए 7.9 ट्रिलियन डॉलर का, भारत की अभी इकोनॉमी भी 4 ट्रिलियन की नहीं हुई है, और उस समय 1637 में ये कंपनी 7.9 ट्रिलियन की हो चुकी थी। और इस लेवल पर आज तक कोई कंपनी भी नहीं पहुंची, ना एप्पल पहुंची, ना माइक्रोसॉफ्ट पहुंची, ना आरामको पहुंची, कोई भी कंपनी जो है इस लेवल पर नहीं पहुंची है, इतना महंगा हो गया था। तो जब सब लोग यहाँ पैसा कमा रहे थे तो देखा देखी जो है ये सिस्टम बड़ा पॉपुलर हो गया। कई देशों ने अपनी कंपनियां बनाई इसी मेथड से। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इस तरह से जो है ढेरों कंपनियां आ गई। तो जब कंपनियां ढेरों हो गई तो उनके शेयरों के लेन देन कैसे किया जाए, उसके लिए जो है स्टॉक एक्सचेंज भी बन गया। तो इस तरीके से जो है भारत पर कब्जा करने के लिए शेयर बाजार तैयार हुआ, कंपनियां तैयार हुई और स्टॉक एक्सचेंज भी तैयार हो गए। तो आज जो है ये स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत बड़ी बैकबोन है पूरी दुनिया की इकोनॉमी की, लेकिन असल में इसकी जो जड़ है, इसकी जो शुरुआत है, वो भारत पर कब्जा करने के लिए ही हुई थी। तो इसके साथ जो है आज की बात खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।